तो जी आपका नाम क्या है? ईश्वर दयाल पासवान एडवोकेट मेरा नाम है और ज़िला मुख्यालय पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ और पेशे से मैं सरकारी वकील भी रहा हूँ, फौजदारी और दीवानी दोनों में। और इसी विधानसभा 129 पूर्णपुर ये मेरा गांव जमुनिया है, इसी का मैं रहने वाला हूँ। ये मेरा मूल निवासी गांव है। जैसे कि आप इसमें जमुनिया में हैं तो लोगों का आपके प्रति कैसा व्यवहार रहा है? लोग आपका समर्थन किस तरह से कर रहे हैं? पूरे गांव में सब लोगों को बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे गांव के एक बेटे को राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की माननीय प्रियंका गांधी हमारी नेता ने मेरे गांव के एक बेटे पे मुझ पर विश्वास किया है और मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। इसमें मैं माननीय प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत आभारी हूं, अपनी कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं का, अजय कुमार लल्लू जी का, सभी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पे पार्टी ने मुझ पर विश्वास देके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जैसे कि आने वाले टाइम में अगर आप विधायक बनते हैं पूरनपुर से तो जनता के लिए आप क्या क्या एजेंडे रहेंगे आपके लिए? किस तरह सेवा करेंगे? आने वाले समय में कई लोग यहाँ से विधायक चुन के गए। सही बात यह है कि मेरे क्षेत्र से अभी तक कोई आदमी प्रत्याशी भी नहीं रहा है, जिस क्षेत्र से मैं अब की प्रत्याशी हूँ। तो मेरा क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास नहीं हुआ है और पूर्णपुर की विधानसभा में भी बहुत बड़ा विकास नहीं हुआ है। आपने देखा अभी 5 साल तक जो विधायक जी रहे हैं उन्होंने कहीं एक सरकारी नल लगवाने का भी किसी गांव में काम नहीं किया है, कहीं कोई एक रोड बनाने का काम नहीं किया है। और जो सरकार वादे करती थी हम गड्ढे पाट देंगे, सारे रोडों में गड्ढे हैं। तो ये हमारे गांव है, ये PWD से निकलता है, उसमें कम से कम नहीं 1.5 फीट पानी भरा है। कोई आदमी अपनी गाड़ी निकाल के भी नहीं ले जा सकता है, लोग इधर उधर लोगों के घरों से घूम के जाते हैं। इतनी दशा खराब है, कोई विकास का कार्य अभी तक 5 सालों में नहीं हुआ है। ये सब मेरे एजेंडे हैं और मेरे गांव में एक बड़ा अच्छा इंटर कॉलेज होना चाहिए और जहां जहां कॉलेज नहीं है वहां कॉलेज होना चाहिए। स्वास्थ्य पे मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जहां अस्पताल नहीं है वहां अस्पताल हो और वहां डॉक्टर, जहां अस्पताल हैं वहां डॉक्टर नहीं बैठते हैं वहां समय से डॉक्टर बैठें, उनका इलाज करें। लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, केवल थोते नारे हैं। अभी कोरोना काल आपने देखा, कोरोना काल में लोगों को किसी तरीके से परेशानी हुई, किसी डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया। सरकारी अस्पताल में जाते आदमी डरता था कि डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे हैं, अस्पताल में जाएंगे, जाते ही हमारी मौत हो जाएगी। ऐसी विडंबना ये प्रशासन के खिलाफ रही है, प्रशासन की व्यवस्था खराब रही है और सरकार कतई बिल्कुल फेल रही है। कोरोना काल में बिल्कुल फेल रही है, किसी को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला है। जैसे कि अगर आप किसानों के लिए, जैसे पूरा जो क्षेत्र है वो किसानों के लिए है ना? मेरा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है और यहाँ बड़े पैमाने पर धान और गन्ने की और गेहूं की फसल होती है और यहाँ के काश्तकार को वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। सेंटर पे उसका धान नहीं तुल पाता है, ना गेहूं तुल पाता है, गन्ना जो पड़ता है उसका पेमेंट सालों साल नहीं हुआ है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो कभी भी सेंटर पर जाके चेक नहीं करते हैं। सेंटरों पर धान किसका तुलता है? जो बिचौलिए हैं, जो आड़ती लोग हैं, वो धान हमारे काश्तकारों का औने पौने दाम में लेके जो 1900 का रेट था तो 1200 में ले लिया, 1100 में ले लिया और उन्हीं को उन्हीं सेंटरों पे, सरकारी सेंटरों पे बेचा गया। हमारे काश्तकार को वाजिब मूल्य, समर्थन मूल्य सरकार का नहीं मिला है। तो ये एजेंडे हैं कि जो भी हमारा जो सरकारी वाजिब मूल्य है हमारे प्रत्येक आदमी के, किसान को मिलना चाहिए, चाहे वो धान का हो चाहे वो गेहूं का हो। और गन्ने का पेमेंट के लिए व्यवस्था इतनी ख़राब है चीनी मिल की कि वहाँ कोई प्रतिनिधि आवाज़ ही नहीं उठाता है। और जहाँ तक है कि मेरे 5 साल जो प्रतिनिधि रहे हैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, आज तक वो विधानसभा में अपनी बात नहीं रख पाए, केवल पीछे मैच ठोक के और आवाज़ करते रहते हैं। कोई बोलता है नेता तो कोई नहीं बोल पा रहा विधानसभा में। और विधानसभा में जब आपका प्रत्याशी नहीं बोलेगा, आपका प्रतिनिधि विधानसभा में, आपका MLA नहीं बोलेगा तो वो कैसे ला पाएगा विकास का एजेंडा आपके क्षेत्र में? कैसे आपका अस्पताल मिलेगा? कैसे आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा? कैसे आपकी रोडें बनेगी? कैसे आपकी नहरों से पानी आएगा? कैसे आपका सड़कों का जाल बिछेगा? जब यहाँ का प्रतिनिधि जो चुन के जाता है और विधानसभा में वो जब भी मुँह खोलता है जब जमुहाई आती है, जब उसको सांस लेनी होती है, इससे पहले कोई मुँह नहीं खोलता, विधानसभा में कोई आवाज़ नहीं उठाता जनता की। तो ऐसे प्रतिनिधि को लोग चुनना चाहते हैं जो हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाए और हमारे लोगों के लिए विकास लेके हमारे क्षेत्र में आए।
जैसे कि इस समय काफ़ी दिनों से परेशान है किसान कि उनके क्षेत्र में आवारा पशु आ जा रहे हैं, जंगली पशु आ जा रहे हैं, तो काफ़ी लोग परेशान हैं इससे। तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमारी सरकार का सीधा एजेंडा है। माननीय प्रियंका गांधी जी की साफ साफ प्रतिज्ञा है, और जो छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री बने हैं इस समय कांग्रेस पार्टी के हैं, उनका तो एजेंडा ये है कि किसान को वाजिब मूल्य मिले और उनका धान और गेहूं का रेट 2500 रुपये कुंतल पे खरीदा जाए। दूसरी बात आपने पूछी कि आवारा पशुओं की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। सरकार इसकी जिम्मेदार है। जो आवारा पशु रोड पे घूम रहे हैं, लोगों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जो गौशालाएं उनने बनाई हैं, तो गौशालाओं में गाय भूखी मर रही हैं, गाँव की हत्या हो रही है। और ये नारा देते हैं बीजेपी वाले कि गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या करने वालों को फांसी दो। सबसे ज़्यादा कोई हत्या करने वाला है तो वो बीजेपी के लोग हैं। वो गौशालाओं में भूखी गाय मर रही हैं, कुछ रोडों पे मर रही हैं, किसी का खेत खा रही हैं। इनसे बहुत ज़्यादा किसान परेशान है, सब लोग परेशान हैं, अपने घर से ज़्यादा अपना खेत रखा रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार व्यवस्था करके लाई है। छत्तीसगढ़ में ये मॉडल लागू कर दिया गया। अगर हमारी यहाँ सरकार बनती है तो मॉडल छत्तीसगढ़ का यहाँ लागू होगा। और वो मॉडल ये है कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इनको हम पशुशाला में नहीं बंद करेंगे, बल्कि हम लोगों से ही कहेंगे कि अपने घरों में इनको बांधिए। और प्रत्येक गांव में एक गाड़ी आएगी, जैसे म्यूनसिपलिटी की आती है, जैसे आपको कचरा उठाने गाड़ी आती है, वैसे आएगी। और अपने घरों से उनके गोबर 5 रुपये 10 रुपये किलो में ले जाएगी, तो उनको एक आय भी होगी और उनका पशु भी आपके घर में बंधेगा। तो ये इस तरीके से कोई पशु रोड पे नहीं घूमेगा। वो कहेगा इसे बांध लो घर में, शाम तक का चारा हम जो खिलाएंगे उसका हमें गोबर से पैसा मिल जाएगा, घर में गाड़ी आएगी और हमें पैसा मिल जाएगा। उसका जितना नाश्ता करता है उतना उसका गोबर से ही आ जाएगा। जितना घर में चाय नाश्ते का पैसा खर्च होता है, डेली गाड़ी आएगी, गली गली में घूमेगी, तो भाई आवारा पशु क्यों घूमेगा, क्यों रोड पे जाएगा? व्यवस्था बनानी चाहिए प्रशासन को। ये सरकार ने नहीं बनाई, ये तो खाली गौ पे और हिंदू धर्म पे चुनाव करना चाहती है और कोई बात नहीं है, केवल लोगों को बहका के। और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर दशा वही होगी। तो इसलिए गौशालाओं की व्यवस्था बिल्कुल सरकार में चौपट है। हम तो ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने घर में, जैसे पहले गाय नहीं पालते थे क्या, पहले भी तो भैंस पालते थे, सब पालते थे, उनका गोबर उठेगा और उसका सुबह गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी, 5 रुपये 10 रुपये किलो में बेचेगी और वो इकट्ठा होगा, उसकी हम खाद बनाएंगे और उससे लोगों का, किसानों को फायदा होगा। तो ये हमारे पास स्कीमें हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें हैं हमारे पास। हमारे नेता प्रियंका गांधी जी ने और हमारे जो बड़े नेता हैं उनने सबने स्कीम बना रखी है। कोई आवारा पशु नहीं घूमेगा। जैसा कि इसमें लोगों से मैंने बात की तो पता चल रहा है कि जंगल जो पड़ोस में किसान को खेत हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जंगल से पशु आकर वहाँ पे नष्ट कर देते हैं और जो हिरन है वो वहाँ पे मतलब उत्पात करते हैं, बड़े पशु आते हैं, कभी कभी तो किसानों की हत्या भी हो जाती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में मेरा ये कहना है कि हमारा जंगल ये टाइगर रिजर्व हो गया और सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, इसकी ताड़बाड़ी होनी चाहिए। पूरे जंगल में ताड़ फेंसिंग नहीं, इसलिए शेर बाहर निकल आता है, सारे जानवर बाहर निकल आते हैं और सारी फसलें किसानों की नष्ट कर जाते हैं। अगर मैं यहाँ से एमएलए बना और जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं पूरे जंगल में कोई पशु बाहर नहीं आने का मौका दूंगा। कि पूरे जंगल में जब तारबाड़ी हो जाएगी तो कोई पशु बाहर निकलेगा ही नहीं। जब निकलेगा नहीं, ना तो किसी की हत्या करेगा टाइगर और ना ही किसी की फसल नुकसान होगा। ये व्यवस्था बनानी है, सरकार की व्यवस्था है और ये प्रशासन के उनके अंडर में आती है। अगर मैं यहाँ से प्रतिनिधि चुना गया तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जंगल के किनारे के जो खेत हैं उनकी सुरक्षा हो, किसानों की सुरक्षा हो और किसानों की जो टाइगर हत्या करता है उससे लोगों को निजात मिले, उनकी फसलों को बचाया जा सके तार लगवा के। जैसे पिछली जो सरकार थी भाजपा सरकार, उसने पूरमपुर क्षेत्र को एक पर्यटन के रूप में देखा था और इससे काफ़ी पर्यटन को बढ़ावा मिला था। तो आने वाले समय जैसे आप अगर कांग्रेस सरकार आती है तो पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा देगी? देखिए, यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वादा किया वो वादा अभी तक नहीं निभा। उन्होंने कहा था कि हम गोमती को बहाएंगे, निरंतर बहाएंगे। क्या गोमती बह रही है? गोमती पे कई करोड़ रुपए लगा है, आज भी गोमती की स्थिति अच्छी नहीं हुई है। ऐसे ही आपका हमारा टाइगर रिजर्व में कई चीज़ें होनी हैं जो वो नहीं हो पा रही हैं। जैसी की तैसी है, ऐसी स्थिति है कि उस रोड पे चल नहीं पाओगे जहाँ वो पर्यटक केंद्र बनाना चाहते हैं। 5 साल गुजर गए, अभी तक एक ईंट तक नहीं लगी, कोई एक बढ़िया सा रोड तक नहीं बना। और हमें मौका मिलेगा तो हम ये सब करके दिखाएंगे।